नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 76। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रशांत घर से चला गया। माँ अंजलि काफी देर तक खड़ी होकर रोने लगी। बहन पूर्वा भी अपने आप को रोक ना सकी। भावनाओं में आकर उसके भी आंसू बहने लगी। ऐसे तो प्रकाश भी अपने आप को रोक ना सका। भावनाओं में आकर उसके भी आंखों से नीर बहने लगी, मगर छुपाने की कोशिश करते हुए अपने कमरे में चला गया। अंजलि के माता पिता दूर खड़े होकर आंसुओं में भीगते चले गए, मगर कोई भी किसी के कुछ कह नहीं सके। केवल अपने अपने मन से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते रहे। प्रकाश सोचने लगा, समय के साथ साथ हर घर में, हर समाज में तथा हर देश में विघटन होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ी देश टूटकर कोई भागों में बट जाती है। रशिया के विघटन से टुकड़े टुकड़े 15 देश बन गई थी। हमारे देश के भी विघटन हुई है और कोई टुकड़ों में बट गई। जब बड़े बड़े देश विघटन के मर्मांतिक दौर से गुजर सकता है, तो हमारे छोटे से परिवार के भला क्या औकात है कि हम उसे विघटन से रोक सकें। ऐसे भी अपने बच्चों पर ज्यादा उम्मीद किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को समझता हूँ, मगर अंजलि समझने की कोशिश नहीं करती। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं माँ की आंचल और प्यार से बांधे रहते हैं, मगर समय और हालात के साथ साथ बंधन शिथिल होती जाती है। वह भी पक्षियों के चूजे की तरह होती है। खुले आसमान तले पंख फैलाकर उड़ने को बेताब होती है। यह हर घर घर की कहानी है। विशेषकर हमारे जैसे शिक्षित समाज में तो ऐसे ही होती है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान के माध्यम से संवेदनशीलता की तथा रोजगार के उपायों के प्रति प्रोत्साहित करती है, मगर हम मनुष्य हैं कि शिक्षित होने पर न केवल अहंकारी बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति असंवेदनशील होते हुए अपने कर्तव्य को भी भुलाकर अपने स्वार्थ को लेकर सचेतन हो जाते हैं। इसे लेकर विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। किसी को दोष देने से भला क्या लाभ होगा। जो हमारे किस्मत में है वह तो होकर ही रहेगा। समय गुजारते गया प्रकाश मन ही मन तरह तरह की बातें सोचते रहता है। आजकल उसके पास काम नहीं है। जब से गांव में आया है, मार्केटिंग का काम बिल्कुल बंद हो गई है। कभी कभार खेत में चला जाता है तो कभी नहीं जाता। जो लोग खेत करते हैं वह लोग खुद ही उसे खबर पहुंचा कर जाते हैं। कभी कभार खेत में जाता तो खेत के किनारे बहती नदी किनारे बने सीढ़ी पर घंटों बैठकर सोचने लगता है, और बीते दिनों को लेकर तो कभी भविष्य को लेकर तरह तरह की बातें सोचते रहता है। कभी तो सभी तरह के घटित घटनाओं को लेकर अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है, तो कभी कभी उसका मन बड़ा ही उदास हो जाती है, यह सोचकर कि अंजलि भी कभी मेरी परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करती। जीवन भर घटित सारे विषयों के लिए केवल मुझे ही जिम्मेदार समझती है, जबकि ऐसी हालत के पीछे न केवल मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, समय तथा हालत को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बच्चे लोग घर से बाहर चले गए, यह उनकी समय की मांग है। हम लोग किस किस को बंधन में बांध कर रख सकते हैं। उनके शादी भी प्रकृति के नियम के अनुसार हो गई है। हमारी तथा समाज के नियम के अनुसार होंगे, ऐसा हमेशा कह पाना मुश्किल है, जो अंजलि समझना नहीं चाहती। प्रकाश सोचते सोचते कभी कभी अपने पुराने दिनों में खो जाता है। शादी से पहले अंजलि सोचती थी कि हमारे जीवन हमेशा रोमांटिक रहेंगे। उसे कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदाजा नहीं थी और कभी मानने को तैयार ही नहीं थी कि शादी के बाद जीवन में कैसे कैसे मुसीबतें आती है। मगर मुझे इस बात की एहसास था, अब तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इस कदर उलझ गए कि हमारे जीवन सुखमय के बजाय और भी कंटकाकीर्ण होती चली गई। अब तो हमें इन कांटों के बीच में ही रहने होंगे। हम लोग चाह कर भी इन कंटकाकीर्ण परिस्थितियों से नहीं निकल सकते, जो न केवल मुझे बल्कि अंजलि को भी यह बात समझनी होगी। मगर अंजलि समझने की कोशिश नहीं करती। हालांकि इन बातों को गलत नहीं कहा जा सकता है कि अंजलि अपने बेटों पर बहुत ज्यादा आश लगाए बैठी है, जो अक्सर सभी माता पिता उम्मीद लगाकर बैठते हैं।
मगर कभी कभी हमें भी हालात के साथ समझौता करके चलना चाहिए कि हम लोग कितने भी आश लगाकर बैठे क्यों ना रहे, हमें बुढ़ापे में उनसे किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे लोग अब ऐसे जगह पर है कि वह भला हमारे लिए सैक्रिफाइस क्यों करेंगे। ऊपर से अब हमारे पास कोई खास प्रॉपर्टीज भी नहीं है कि जिसके लालच में आकर यह लोग हमारे बुढ़ापा में सेवा करेंगे। हम लोगों ने अब तक बच्चों के खातिर जो भी तकलीफें उठाई हैं, सभी लोग यही कहेंगे कि ऐसा तो सभी लोग करते हैं, आपने कौन सा नया कुछ किया है। ठीक ही तो है, हमने कौन सी नई काम की है, हमने भी वही की है जो सभी लोग कहते हैं। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अब पूर्वा बड़ी हो गई है, यहाँ के स्कूल में पढ़ाई कर रही है, सबसे छोटी है मगर अब बड़ी हो गई है। यहाँ के स्कूल में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई कर लेगी, तब तक 17-18 साल की हो जाएगी। हम लोग अभी गांव में रहते हैं, समय के साथ साथ अगर इस गांव में ही कोई लड़का मिल गया तो अच्छा होगा, उससे पूर्वा की शादी करवा कर अपने साथ रख सकते हैं, या तो हमारे नजदीक रह सकती है। दूर के किसी लड़के से शादी करवाने पर वह भी अपने से दूर चली जाएगी, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। बेटी पराया धन होती है, उसे तो एक दिन ना एक दिन अपने ससुराल में जाने ही होंगे। सभी लड़के मेरे तरह थोड़े होते हैं कि वह भी वैसा ही करेगा जैसा कि अंजलि के साथ शादी के बाद मैंने किया था। मेरे माता पिता विकास के साथ रहते थे और तब मैं अंजलि के साथ उसके मायके में रह सका, मगर ऐसा सभी लोग क्यों मानेंगे। समय का कुछ कह नहीं सकते, उस समय मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। मेरे पास खुद के कोई घर मकान कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपने छोटी सी मकान विकास को दे दिया था। ऐसे में मुझे कुछ दिनों तक घर जमाई के रूप में अंजलि के मायके में रहना पड़ा, जो मुझे मंजूर नहीं था, पर किस्मत साथ दिया कि मुझे नौकरी मिल गई और मकान भी मिल गई थी, नहीं तो न जाने क्या होता। प्रकाश सोचने लगा, अब परिस्थिति बिल्कुल अलग है, फिर भी कुछ मिलता जुलता है। उस समय अंजलि अपने माता पिता के इकलौती संतान थी और इस वक्त पूर्वा हमारे इकलौती संतान न होने पर भी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे बेटों ने हम लोगों से मुंह फेर लिया है। ऐसे में पूर्वा भी हमारे लिए इकलौती संतान के तरह रह गई है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तो मैं अंजलि के ख्याल रखूंगा। अगर मैं पहले इस धरती से चला गया तो अंजलि के ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहेंगे। उसके माता पिता के तो इस धरती से विदा लेने का समय कब के हो चुके हैं। कुछ वर्षों में यह दोनों इस धरती से विदा लेते हुए परम धाम को चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में अंजलि या तो अपनी बेटी दामाद के साथ रहेगी या तो फिर अकेली, कुछ नहीं कह सकते। समय का कुछ भरोसा नहीं कि कल को परिस्थिति कैसी होगी, कुछ कह नहीं सकते। रोज बड़ी देर तक प्रकाश नदी के किनारे बैठे बैठे बहुत से विषय को लेकर सोचता रहता है। उसे अपने जमीन खेत वगैरह को लेकर भी कोई उत्साह नहीं रहा। उसने कुछ पैसा अनंतराम जी के बेटे को दिए हुए हैं, जो स्टॉक बिजनेस में लगाए हुए हैं, और कुछ रुपया अंजलि के नाम से खाते में रख दिया ताकि वह खुश रहे, क्योंकि अक्सर अंजलि बहुत से शिकायतें करती रहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जबकि उसके खाते में बहुत से पैसा है। प्रकाश समझाते हुए कहता है, तुम्हारे खाते में भी कुछ रहना चाहिए, चाहे तुम्हारे उपयोग में आए या ना आए, कोई बात नहीं। उपयोग नहीं होती तो खाते में पड़ी रहेगी। कभी कभी बेटी पूर्वा को लेकर प्रकाश बहुत चिंतित तथा बहुत विचलित होकर सोचता है, अगर इस गांव में ही एक अच्छा सा समझदार लड़का मिल जाता तो पूर्वा को समझा बुझाकर उसके हाथ पीले कर देते और उसे हमारे साथ रख लेते, उसे अपना बेटा बनाकर रखते। मगर अभी तो वह बहुत छोटी है, क्या पता वह भी उसके माँ अंजलि की तरह पढ़ा लिखकर टीचर बने और अपने पसंद के मुताबिक किसी लड़के से शादी करे। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर अंजलि का कुछ कह नहीं सकते। वह तो यही चाहेगी कि लड़का उसके पसंद की हो, जैसे कि अंजलि के माँ भी चाहती थी, मगर भाग्य का लेखन के बारे में किसी को भी नहीं मालूम। ऐसे में कुछ कह नहीं सकते। प्रकाश बड़ी देर तक वहां बैठकर अपने ही मन में बहुत से बातें सोचते रहता है। कभी कभी बेटी पूर्वा उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है।
तब तक चारों ओर अंधेरा हो जाती है। तो कभी कभी वह गांव के ही किसी दुकान में गुमसुम सी बैठकर सभी लोगों की बातें सुनता रहता है, मगर किसी के बातों का कोई जवाब नहीं देता। कभी कभी तो अनंतराम जी के घर पर आ जाता और वहां पर बने चबूतरे पर बैठकर सभी लोगों के बातें सुनता रहता है, जहां पर बहुत से लोग बैठकर गांव की बातें करते रहते हैं। कभी खेत जोतने वाले बलराम चाचा के घर में घंटों बैठकर चाची जी को निहारते रहता और खूब बातें करता है, जो देखने में उसके माँ मृदुला देवी की तरह लगती है। कभी कभी प्रकाश कहता है, चाची मेरी माँ जीवित होती तो मैं उन्हें जरूर लेकर आता, देखते कि उनके और आपके चेहरे में बहुत से मेल है। ऐसा लगता है कि मानो आप दोनों जुड़वा बहन या तो छोटी बहन होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।